हेलो गाइस, वेलकम इन आवर वीडियो। आज मैं सबसे पहले चालू कर रहा हूँ जीओसी। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा पार्ट बाय पार्ट लाने वाले हैं। इसके अंदर क्या होगा, मैं आपको सारे जीओसी में जितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो क्लियर करेंगे। आपको पता है जीओसी से 2 क्वेश्चन पर पेपर देखने का ट्रेंड मिला है हमारे पास, राइट। तो जीओसी में सबसे पहली चीज़ जो आती है इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके साथ साथ हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको देखेंगे। इसके बाद एसिडिटी बेसिसिटी रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तब जाएंगे डाइपोल मूवमेंट और कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन भी देखेंगे, राइट। ये पूरी चीज़ें सम अप करके 2 सवाल आते हैं। बड़ी इजी चीज़ें हैं, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है देन अप्लाई करना है, राइट। चलिए हम लोग चालू कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है शॉर्ट नोट्स। ये चीट शीट आपको मिल जाएगी डाउनलोड करने को नीचे। आपको मेन मोटिव यहाँ पर है समझना, राइट। तो समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट उसमें आता है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन या तो देता है या तो खींचता है। तो प्लस आई वाले कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब देख रहे हो उनके ऊपर माइनस है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, राइट। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, राइट, क्योंकि इसमें ये चीज़ों को कंपेयर करा सकता है। माइनस आई है, माइनस आई में आप देखोगे प्लस है, प्लस यानी वेकेंट है, ये खींचना चाहते हैं तो माइनस आई खींचते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर आइसोटोप्स ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो चार्ज जो है रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, कार्बोनाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने बात करी कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये वेकेंट है, ये इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं। तो कार्बोकैटायन भी सेम काम करते हैं। यहाँ पर देखो इसका सिंबल भी प्लस है, यानी ये वेकेंट है, ये मांग रहा है। तो अगर प्लस आई मिलेगा यानी देने वाला मिलेगा, तो यार ये खुश होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ओवरऑल पूरे जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और आप देख सकते हो कि मोर प्लस आई होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और मोर माइनस आई होगा स्टेबिलिटी घटेगी। और सेम कार्ब एनायन का भी आप देख सकते हो, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, जब भी sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम अटैच होता है अल्फा कार्बन से, या हम कह सकते हैं sp3 वाला कार्बन से, तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कैसे होता है कि आप देख सकते हो ये यहाँ पर पॉजिटिव है, इसके बगल में ये sp3 कार्बन हुआ, इसके पास 3 हाइड्रोजन अटैच है, कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, लीव करेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये देखिए H जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो आप अल्फा H काउंट करते हैं और यहाँ से हम लोग अल्फा H को काउंट करते हैं, और इसमें देखते हैं कि कितना हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, राइट। इसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें अल्फा कार्बन कितने होंगे इस स्ट्रक्चर में। एक बार फटाफट से बना के देखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं बनाने वाला हूँ तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकल कर आएगा, ये इसके बाद और कुछ है क्या, नहीं है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है, राइट। तो अब इसमें अल्फा कार्बन कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि अब ये है तो इसको पकड़ेंगे। इसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तो ये खाली एक कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इस वाले कार्बन पे 2 होंगे, इस वाले कार्बन पे भी 2 होंगे। तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। तो इसके पास टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम हाइपर कॉन्जुगेशन की भी स्टेबिलिटी देखते हैं। अब ये देख क्यों रहे हैं, क्योंकि हम स्टेबिलिटी से रिलेटेड सवाल आएगा। स्टेबिलिटी से रिलेटेड आएगा तो वहां पर हम लोगों को क्या लगाना है, आरोही। आरोही में एरोमेटिक देखेंगे सबसे पहले, कोई अगर एरोमेटिक है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, तब हम रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें हो रहा है कि नहीं, और फिर आई देखेंगे। और अगर कहीं बैक बॉन्डिंग हो रही है तो उसको थोड़ा प्रायोरिटी दे दी जाती है सबसे, राइट। तो अब हम चालू कर रहे हैं, हमारा ये क्लियर हो गया है। तो अब मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ स्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो आपको इनको बड़े ध्यान से देखना है। उससे पहले मैं आपको प्लस आई और माइनस आई की चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, जिससे हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। प्लस आई और माइनस आई कैसे हम लोग देखते हैं, तो मेन चीज़ ये है, प्लस एम तब होता है, या प्लस आर, ठीक है, इसको प्लस आर भी बोलते हैं, इसको माइनस आर बोलते हैं, ठीक है। वही रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस एम क्या होता है कि प्लस एम होगा तब होगा तब लोन पेयर होंगे, एक बहुत बड़ी चीज़ है। माइनस एम होगा जब हमारे पास क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे,
हमारे पास क्या होंगे, डबल बॉन्ड। माइनस एम होगा जब आपको किसी में भी डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो आप कह सकते हो कि ये डबल बॉन्ड से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा माइनस एम, और प्लस एम होगा ये। और प्लस एम और माइनस एम ये इंडक्टिव से थोड़े ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट होते हैं, राइट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एम इफेक्ट जो है वो ऑपरेट नहीं होता मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन क्या होती है कि अगर ये बेंजीन है तो ये होगी ऑर्थो, सॉरी ये होगी ऑर्थो, ये होगी मेटा, ये होगी पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन ये है, तो ऑर्थो पोजीशन पे अप्लाई होगा प्लस एम माइनस एम। पैरा पोजीशन पे भी अप्लाई होगा बट मेटा पोजीशन पर नहीं होता। तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, खाली इंडक्टिव वाले इफेक्ट अप्लाई होंगे, ठीक है। एम इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस फॉर ऑर्थो एंड पैरा, और प्लस आई और माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। ये आपको बात को ध्यान रखना है। यहाँ जो रूल लगता है वो लगता है डीएनपी रूल। पहले इसमें डिस्टेंस देखी जाएगी, देन नंबर एंड देन पावर। ये चीज़ आप बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनरली जो है प्लस एम माइनस आई से ज़्यादा होते हैं, बट हेलोजन के केस में उल्टा होता है, माइनस आई बड़ा हो जाता है प्लस एम से, ठीक है। अब आप इसको देखिए कि NH2 है, लोन पेयर है, लोन पेयर ऑब्वियसली बात है डिनोट करेगा और डोनेट करेगा। और ये कौन सा डोनेशन होगा, मैंने आपको बताया लोन पेयर प्लस एम हम लोग देखेंगे, तो ये प्लस एम से डोनेट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, और माइनस एम से खींचेगा भी, क्योंकि NH2 एक माइनस आई ग्रुप भी है, तो माइनस आई से खींचेगा भी, बट इसका ओवरऑल कैसा होगा, प्लस एम होगा ओवरऑल, ठीक है। एरोमेटिसिटी इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी पे एक दो सवाल करते हैं फटाफट से, और मेंस के सवाल भी करते हैं अभी, और उससे हम लोग अपना कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। तो गाइज अब हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स को। तो हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम है एसिडिटी के ऊपर, तो इसको थोड़ा सेट करते हैं, राइट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है। अब जैसे हमको पता है इस पर क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन कैसे किस किस पे आ सकता है, तो एसिडिटी पे आएगा, स्टेबिलिटी का आएगा तो एसिडिटी पे आएगा। एसिडिटी पे आपको कंसेप्ट अपना एक ही क्लियर करना है, जो एसिडिटी है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से सुनना, एसिडिटी उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो बढ़िया खींचता है। तो बढ़िया कौन खींचेगा, माइनस एम एंड माइनस आई बढ़िया खींचेंगे, तो ये बढ़िया खींचेंगे। और देगा कौन भैया, देते हैं प्लस एम वाले और प्लस आई वाले, तो इससे इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, मतलब ये जितने ज़्यादा होंगे एसिडिटी उतनी कम हो जाएगी, राइट। इनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रहेगा, राइट। तो अब हम इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल फिनोल है। पहले आप समझिए ये फिनोल है, ये फिनोल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो ये बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, फिनोल हो गया। तो ध्यान रखना कि OH वालों का COOH वालों से तो कम ही रहेगा, सबसे पहली चीज़। तो अब हमें इतना पता है कि इन दोनों में से कोई एक जीतेगा, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा, राइट। अब देखो इसमें लगा है Cl के बारे में हमें क्या क्या पता है। हमें ये पता है कि भैया Cl जो है इसके पास लोन पेयर है, और मैंने आपको बताया था लोन पेयर वाला प्लस M होता है, ठीक है, आ गई समझ में भैया बात। और क्या है कि ये जो है माइनस आई भी शो करता है, खींचता भी है, अच्छी बात है। तो माइनस आई, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि माइनस आई इसका डोमिनेटिंग नेचर का होता है, तो यानी इसका डोमिनेटिंग नेचर है, ओके। CH3 हम लोगों का क्या शो करता है, प्लस H शो करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, राइट। तो हमने पता है आरोही से ही लगाएंगे इसको। तो हमको पता है कि यार डी वाला, तो अभी हमको सबसे बढ़िया दिख रहा है क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होगा, तो हमको डी अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। उसके बाद आपको पता है ये इससे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में लड़ाई होगी। Cl का हमें पता चलेगा कि यार माइनस आई डोमिनेटिंग नेचर होता है, तो मतलब ओवरऑल ये थोड़ा सा खींचेगा ही खींचेगा। तो जब खींचेगा तो ये तो अच्छा कहलाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा कहलाने वाला है। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास नॉर्मल क्या है, फिनोल है, तो उसके बाद आएगा नॉर्मल फिनोल, और इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 2016 में, इसमें ऑर्थो इफेक्ट लगने वाला है, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। बाकी हमारा यही एसिडिटी पर ध्यान रखना। दूसरी चीज एक और ध्यान रखो कि एसिडिटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है।
यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है? ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर जो लगा है वो इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी एरोमेटिक एसिड की। जैसे इस पर आप देखोगे तो दो ऑर्थो पोजीशन पे दो OH लगे हैं, इस पे एक लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इनका ऑर्डर ऐसा आने वाला है। ठीक है, तो अब हम इनमें ऑर्डर कंपेयर करेंगे। ठीक है भैया, इनमें ऑर्डर हम लोग अब जो है कंपेयर करने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये ऑब्वियस सी बात है ये जीतेगा, ये इनमें जीतने वाला है। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये यहाँ पर है तो ये क्या शो करेगा? हम लोगों को पता है कि मेटा पोजीशन पर एम इफेक्ट तो शो कर नहीं सकता, तो ये क्या शो करेगा? -I शो करेगा। और एम ये कौन सा शो करता है? अब आप खुद देखो, OH O के पास लोन पेयर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये प्लस M शो करता। समझ रहे हो? अब यहाँ पर ये क्या है? ये OH लगा हुआ है अपना किस पोजीशन पर? ये लगा हुआ है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे दोनों शो करेगा, दोनों शो करेगा तो +M शो करेगा यहाँ पर, और -I भी शो करेगा। +M पर इसका +M क्या होगा? डोमिनेटिंग नेचर का होगा थोड़ा, ये है। ठीक है, अब ये देखो इसको, इन दोनों में वापस से लड़ाई हो जाएगी भाई, जो अभी अभी हुई है। इसके एक ऑर्थो पोजीशन पर लगा, इसके दोनों पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा और ये इससे तो ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों में कौन जीतेगा? इसमें +M होगा तो इसका कम हो जाएगा, एसिडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखने बैठेंगे, तो अगर हम इसका एक नॉर्मल जनरलाइज्ड ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें फर्स्ट सबसे ज़्यादा इसकी एसिडिटी बढ़ गई, देन सेकंड, देन हम लोगों का ये क्या है? ये +M, इसको तो भागा जाएगा, ये +M यहाँ पर सबसे लास्ट में आने वाला है। और यहाँ पर मेटा पोजीशन पर -I है तो भी ये खींच तो रहा है, ये खींच रहा है ना भैया? हाँ, तो ये यहाँ पर खींच रहा है, तो इस पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इस तरीके से निकल आएगा। यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये ऑर्थो इफेक्ट थोड़ा डेप्थ की चीज़ है, थोड़ा डेप्थ में जाना होता है, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब यहाँ पर सवाल है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस स्पीसीज। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होने वाला है कि हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ठीक है, एंड ये कार्बोकैटायन है। तो हमको पता है कि कार्बोकैटायन है भैया, तो कार्बोकैटायन 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री, देन हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर्स, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास कार्बोकैटायन है। अब मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यार कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो या तो रेजोनेंस करा सकते हैं O में से, तो रेजोनेंस होगा यहाँ पर भी, सेम एज O से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो इन दोनों में तो रेजोनेंस हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ पर भी हो रहा है। वेरी गुड, यहाँ पर अच्छी बात है। और अब मैं देखूंगा इसमें और क्या चीज़ हो रही है, तो यहाँ पर मुझे हाइपर कंजुगेशन होता हुआ दिख रहा है, तो मैं सबके अल्फा H काउंट करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये कार्बोकैटायन है, इसके ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, और दोनों अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें कितने? 1 2 3, इसमें कितने? 1 2 3, तो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर। सेम मैं इधर काउंट करूंगा तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 1 2, दैट इज 5 अल्फा H होंगे यहाँ पर। इसमें काउंट करूंगा तो यहाँ पर 1 2 3 ही होंगे, 3 अल्फा H, वेरी गुड। और इसमें कितने होंगे? खाली 2 अल्फा H। तो अब मेरे भाई आप आराम से लगा सकते हो कि हमने पढ़ा है आरोही, तो रेजोनेंस इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा अच्छा होता है, यानी रेजोनेंस वाले पहले आएंगे तो इनको पहले लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसको 1 2 एंड दैट इज 3rd एंड दैट इज 4th, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रेजोनेंस इन दोनों में हो रहा है, तो सबसे पहले इन दोनों को रखा जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फा H इसके हैं, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, देन हमारे पास आएगा 3rd वाला, तो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद जिसके अल्फा H ज़्यादा एंड दैट इज सेकेंड, एंड दैट इज उसके बाद 4th आएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खटाखट आपको करने होते हैं, राइट। अब ये कुछ जेईई मेंस 2024 के क्वेश्चंस हैं जो जनवरी में पूछे गए थे, इस पर बात इन्होंने करी है, तो खटाखट से बात कर लेते हैं। पीके वैल्यू मैंने आपको बताया, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू, राइट। तो पीके अब यहाँ पर कितना होगा? पीके जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी उतनी कम होगी, और एरोमेटिक की एसिडिटी एलिफेटिक से ज़्यादा होती है।
इथेनॉल लिखा हुआ है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर कितना होता है भैया? इथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है C2H5OH। फिनॉल क्या होता है हमारे पास? फिनॉल होता है बेंजीन और उसके ऊपर OH। तो ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक, तो एरोमेटिक की एसिडिटी इससे तो अच्छी होगी ना, समझ रहे हो? और मेटा पोजीशन पर क्या है भैया? मेटा, ऑर्थो मेटा, मेटा ये होता है, और मेटा पर क्या लगा दिया इन्होंने? नाइट्रो, NO2। और ये क्या हो जाएगा? पैरा पे नाइट्रो लगा दिया है, पर OH पर N, एंड दिस इज O एंड दिस इज 2, राइट? तो जैसा कि आपको पता है कि NO2 हमारे पास क्या शो करता है? -I एंड -M। ठीक है, -I अंदर खींचेगा भी और -M यहाँ यानी और भयंकर खींचेगा। ठीक, तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पर M इफेक्ट तो लगता नहीं है, तो यहाँ पर लगेगा खाली -I और यहाँ पर दोनों में से ये इफेक्ट लगेगा। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे? हम इसका एसिडिक ऑर्डर निकालेंगे, एसिडिक ऑर्डर के बाद इनवर्स मतलब उल्टा कर देंगे पी के वैल्यू के लिए। ठीक है, तो मुझे पता है एथेनॉल का ऑर्डर सबसे कम आएगा, तो इसको मैं लिखता हूँ फर्स्ट का ऑर्डर तो सबसे भैया कम आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है। अब इन तीनों में होगा कंपेयर। अब फिनोल खाली है इसके साथ तो भी -I और -M वाली चीजें हो रही हैं, तो मैं अब रखूंगा कि भैया सेकंड हमारे पास दूसरा होने वाला है। अब इन दोनों में देखोगे तो ये बहुत तगड़ा है, ये -I शो कर रहा है बट ये दोनों शो कर रहे हैं, तो -I वाला आएगा देन हमारे पास थर्ड ऑप्शन, एंड हमारे पास देन आएगा फोर्थ। तो पी के वैल्यू के लिए क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, ये फोर्थ देन थर्ड देन सेकंड एंड देन फर्स्ट, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। दैट इज अवर आंसर, राइट? तो हमने स्टेबिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करे और सब कुछ देखे। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी एरोमेटिसिटी और हम उसके ऊपर बात करेंगे। देन हम लोग बेसिसिटी के बारे में और करते हैं। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर किसी भी चीज़ का कैसे देखते हैं तो आपको बताऊं, इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग लगाएंगे +I एंड +M और +H। तो ये जब होंगे तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भैया प्लस यानी दे रहे हैं बेस को, तो ये अच्छी चीज़ हो जाएगी। और बेस से अगर कोई खींचेगा तो बेस को आएगी गुस्सा और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? तो बेसिसिटी का यही फंडा होता है। बेसिसिटी पर आप सवाल कर सकते हैं, कुछ सवाल मैंने दिए भी हैं आपको यहाँ पर, देख लीजिएगा। ओके, नाउ हम लोग सबसे मेन बात कर रहे हैं अपनी एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिक का सवाल आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है, बिकॉज एरोमेटिसिटी जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? और इस पर सवाल देखने को जरूर मिलता है। तो एरोमेटिक होने के लिए हमारे पास प्लेनर होना चाहिए, किसी भी सब्सटेंस को डीलोकलाइजेशन होना चाहिए उसमें, यानी पाई सिग्मा पाई आपको ऐसा ऑर्डर दिख रहा होना चाहिए, एंड साइक्लिक होना चाहिए, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो और स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, एंड देन अवर एंटी एरोमेटिक, राइट? एरोमेटिक क्या होता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। जैसे ऑर्डर बताओ इसका, ऑर्डर मतलब जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे ऑर्डर में चीजें हमको मिलेंगी। आप इस n की जगह पर 0 रखोगे 2 आएगा, 1 रखोगे 6 आएगा, ऐसे ऑर्डर में आपको वैल्यू मिलेगी। बट अगर एंटी एरोमेटिक होगा तो 4, 8 ऐसे में आपको वैल्यू दिखने वाली है। नॉन एरोमेटिक में मिड वे स्टेबिलिटी होती है, और नॉन एरोमेटिक वो होता है जो प्लेनर ना हो, डीलोकलाइज ना हो या साइक्लिक ना हो, इनमें से कोई भी एक चीज आ जाती है। यहां पर ये पूछे जा सकते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में सबसे पहला आता है साइक्लोऑक्टाटेट्रेन। साइक्लोऑक्टाटेट्रेन का मेन स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, तो लोग उसको देख के क्या बोलते हैं कि भैया कॉन्जुगेशन है। आप देखो ना 1 2, ये देखो एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, तो 2 फिर सिंगल, फिर देखो सिग्मा, सॉरी पाई सिग्मा पूरा कॉन्जुगेशन है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये एंटी एरोमेटिक बोल देते हैं। बट ये गलत बात है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखने जाओगे तो ये नॉन प्लेनर होगा। हमने अभी पीछे बात करी, अगर नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक होगा। उसका टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब मैं कैसे समझाऊं, ये वाले जो 2 पार्ट हैं ये उठे हुए रहते हैं, मतलब ये अबव द प्लेन रहते हैं, और ये वाला पार्ट, समझ रहे? और आप देखो ये प्लेन उठा रहता है, प्लेन उठा मतलब आप देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कुछ, कि ये प्लेन अबव दी प्लेन है दोनों, ये प्लेन में ही है, एक प्लेन में, समझ रहे हो? तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है, जिस वजह से ये नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल हमको पूछा गया है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दो दो, तो
2 2 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एरोमेटिक। बट अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ध्यान रखना यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन रिपेल करते हैं ब्रिज हेड्स पे, जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं, जिस वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाता है, इनका प्लेन चेंज हो जाता है, राइट। कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री में जो होती है, हमेशा ध्यान रखिए, वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रही होती है, और तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होती है। इस पर बेसिक सवाल भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, इनमें से कौन सी रिएक्शन आगे जाएगी। तो आप देखोगे कि यहाँ से क्लोरीन हटेगा, यहाँ पर क्लोरीन हटेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों? क्योंकि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाता है, राइट, हाइड्रोजन छोड़ जाता है, तो ये लेके भागेगा, तो ये पॉजिटिव ऐसा आएगा, तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। ध्यान से देखो, तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। पहले ये नॉन एरोमेटिक था, तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक ये रिएक्शन आगे जाएगी। फर्दर आप इनके एग्जांपल्स भी देख सकते हो कि इसको हटाएंगे तो पहले ये नॉन एरोमेटिक था, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कॉन्जुगेशन नहीं है पूरा, बट यहाँ पर कॉन्जुगेशन आ गया, राइट। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो एंटी एरोमेटिक होगा। अब आप मेरी बात समझो, कॉन्जुगेशन में कह क्या रहा हूँ मैं? कॉन्जुगेशन ये कह रहा हूँ, जैसे अब आप देखो ना, पहले इस पे मेरी बात ध्यान समझना, ऐसा कुछ था, और अब बाद में कैसा हो गया? ऐसा, ठीक है। अब भले वो ऐसा भी हो सकता था, ऐसा माइनस आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, माइनस भी आ सकता था। यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं था। कॉन्जुगेशन मतलब 1 2, मतलब ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा। अब देखो वो चेन यहाँ पर टूट गई ना, तो वही हो गया। बट यहाँ पर क्या है? पाई है, सिग्मा है, पाई है, फिर हमारे पास सिग्मा है, फिर हमारे पास कोई भी या तो पॉजिटिव आ जाए, या लोन पेयर आ जाए, या डबल बॉन्ड आ जाए, या हमारे पास ये माइनस चार्ज आ जाए, और फिर देखो सिग्मा। तो ये पूरा कॉन्जुगेशन हो गया। कॉन्जुगेशन हम लोग इसी को कहते हैं, राइट। तो इसके बाद अब ये क्वेश्चन है, आप देख लो। अच्छा, मैंने बोला था पोलर पर सवाल आता है, पोलर है, ठीक है। अब देखो, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी पोलर, तो इस सवाल को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूं, तो ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ तो ऐसा है, ऐसा, ठीक है। पोलर की बात करी गई है, आ जाइए देखते हैं। ध्यान रखना, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद नॉट एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल होता है। दैट इज वे मोर इम्पॉर्टेंट, आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात, ठीक है। पोलर क्या होता है कि यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट होगा कुछ ना कुछ। क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि इसको इस तरीके से तोड़ूंगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भेज रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर भेजने पर अब देखो क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को जहाँ ट्रांसफर करूंगा वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव यानी कि यहाँ इस वाली पोजीशन पर वेकेंट हो जाएगा, इस वाली पोजीशन पर माइनस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आप इस वाले चीज़ को काउंट करोगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज एंटी एरोमेटिक। अगर आप काउंट करेंगे 1 2 और ये वैकेंट को हम लोग नहीं गिनते, इसमें कुछ है ही नहीं, तो लेकिन कॉन्जुगेशन पूरा आ गया, तो ये एरोमेटिक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्या एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। तो यहाँ से पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एक दूसरे को कट करेंगे, डाइपोल मूवमेंट जीरो आ जाएगा। डाइपोल मूवमेंट विल बी जीरो हियर, ठीक है। सेम अगर आप इसको अपोजिट तोड़ेंगे ना, तो क्या होगा दूसरे केस में? दूसरे केस में होगा कि यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। उसको काउंट करेंगे ना, तो वो एक्चुअली 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ये वाली चीज़। और नीचे वाली चीज़ जो है ना, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो कि एरोमेटिक बन जाएगा, फिर से डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा। और इसमें करके देखेंगे कि मैं पहले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भेजता हूँ। तो चलिए, मैं आपको अपना डायग्राम मेरा बना ही रखा है, तो काहे को मैं इतना बनाऊँ और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो ध्यान से देख रहे हैं ये वाली चीज़ को, कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वाली चीज़ एरोमेटिक बनेगी, ये वाली चीज़ एंटी एरोमेटिक होगी। ध्यान से देखेंगे, इधर ये एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, तो यहाँ पर हमारा डाइपोल मूवमेंट, ठीक है।